अपना ब्रीफ में अपने बारे में बताइए, अपना बैकग्राउंड और अपना थोड़ा क्वालिफिकेशन में। जी सर। सर मेरा नाम कीर्ति मोटवानी है। मैं नीमच मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सिरोही राजस्थान से हुई है। इसके बाद मेरा ग्रेजुएशन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सिरोही से और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन बीएन पीजी कॉलेज उदयपुर से हुआ है। मैंने मेरी पीएचडी की उपाधि पैसिफिक यूनिवर्सिटी से अर्जित की है, जिसमें मेरा शोध का विषय ऑक्सीडेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय pyridinium क्लोरोक्रोमेट इन नॉन एक्वस मीडियम रहा है। मुझे अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोकर कविता के रूप में लिखना बेहद पसंद है। ये मुझे तनाव से मुक्त भी रखता है और मुझे ऊर्जावान बनाए रखता है। मुझे एक निजी शैक्षणिक संस्थान में 8 वर्ष 6 माह का अध्यापन अनुभव है और मैं निरंतर सीखने और सिखाने के लिए प्रयत्नशील हूँ। ओके। क्वालिफिकेशन वाइज आपका पीएचडी कंप्लीट है या नेट है? सर पीएचडी कंप्लीट है मेरा। पीएचडी कंप्लीट। ओके। सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछ लें तो सबसे पहले भी बताइए कि केमिकल काइनेटिक्स में, थोड़ा फिजिकल में तो इजी कंफर्टेबल है, तो केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस में अंतर क्या है? सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो है जो कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो है जो जिसमें रिएक्शन जो है रिएक्शन की रेट कॉन्सेंट्रेशन की टर्म पर डिपेंड करती है और एक कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड करती है। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वो है जिसमें दो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से रेट डिसाइड होता है। ओके। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी के बारे में कुछ जानते हैं? जी कोलॉइड्स सर। में आता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। थोड़ा। सर मैं बताऊं उसके बारे में। हाँ, बताएं। सर कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर एक चार्ज होता है। अगर उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया जाए तो उस इलेक्ट्रोलाइट में से कॉमन आयन को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है और जो बाकी बचा आयन है उसके चारों तरफ एक डिफ्यूज लेयर बना लेता है। इसे डबल लेयर कंसेप्ट कहा जाता है। अच्छा, कोई एग्जांपल? सर फेरिक क्लोराइड जो है फेरिक ऑक्साइड के ताजा बने प्रेसिपिटेट में डालने पर उसके फेरस आयन यानी कि Fe+3 आयन को अधिशोषित कर लेता है, जो एक फिक्स लेयर का फॉर्मेशन करता है और OH माइनस लेयर एक डिफ्यूज लेयर की तरह वहां उपस्थित होती है। ओके। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा बताएं। सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ मास या एनर्जी पर बेस है, जिसके हिसाब से एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट किया जा सकता है, बट एनर्जी का क्रिएशन नहीं किया जा सकता। इसके अनुसार किसी सिस्टम को जो हम ऊर्जा या ऊष्मा देते हैं वो कार्य करने के साथ साथ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में भी अपना योगदान देती है। हम्म। एटम की संरचना में, कीर्ति जी, एटम की संरचना में कुछ रूल्स आते हैं, जैसे नियम आते हैं, पॉली का प्रिंसिपल और ऑफ का नियम। इनके बारे में थोड़ा एक बेसिक आइडिया थोड़ा कुछ दें। जी सर। सर इसमें मेन 3 रूल सम्मिलित हैं। एक सबसे पहले है अफबाउ का नियम, जो कि ऊर्जा के बढ़ते हुए ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग के बारे में बताता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग पहले L+L के हिसाब से और फिर अगर दोनों नंबर सेम है यानी कि L+L का नंबर समान होने पर L के कम नाम में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। पाउली के नियम के हिसाब से चारों क्वांटम संख्याओं का मान किसी भी एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन के लिए समान नहीं हो सकता। इसे अपवर्जन का नियम कहा जाता है। और तीसरा नियम हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम है, जिसके अनुसार समान ऊर्जा रखने वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले हाई स्पिन यानी कि एक एक करी जाएगी, उसके बाद में उनकी पेयरिंग होगी। ओके, गुड सर। कीर्ति जी, आवाज आ रही है साहब? क्लियर आवाज आ रही है? जी सर। जी हाँ। सर। आप ये बताएं, अभी आप बता रहे थे ना, अफबाउ, हुंस, पाउली,
ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड रूल्स हैं। तो जैसे कि अपन बोलते हैं ना बोहर प्रिंसिपल, तो उसमें नील्स बोहर नाम है साइंटिस्ट का जो फ्रांस के थे। मैंडलिव प्रिंसिपल, मैंडलिव साहब रूस के थे। ऐसे अबोव प्रिंसिपल्स में सबसे अबोव साहब कहाँ के थे, किस कंट्री के थे? सर क्षमा चाहूंगी, इसकी जानकारी नहीं है मुझे, पर मैं इंटरव्यू के बाद जरूर से इसको एक बार देख लूंगी। कीर्ति जी, मैं एक क्वेश्चन में हमेशा पूछता हूँ। अबोव कोई साइंटिस्ट नहीं है, अबोव एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप। प्लीज सभी लोग इसको, अधिकांश लोग जल्दबाजी अपन क्या बोलते हैं ना, बोहर्स रूल, मैंडली प्रिंसिपल, मोसलेस रूल, तो सबको क्या लगता है मोसले का नियम, मैंडलिव का नियम, आबोव का नियम, हुंडे का नियम सब साइंटिस्ट समझते हैं। आबोव का नियम, आबोव प्रिंसिपल, आबोव कोई साइंटिस्ट नहीं है। ध्यान रखिएगा, आबोव एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है बिल्डिंग अप। आप एटम का स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं आप एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप ये बताएं कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन अ सेल? सॉरी सर। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन अ सेल? सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? सेल में सर ऑर्बिटल्स की संख्या सीमित नहीं होती है, वो ऑर्बिटल्स n+l के हिसाब से हो सकते हैं। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। जी सर। हाउ मेनी, आप क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन अ सेल? एन, 2n, एन स्क्वायर, 2n स्क्वायर। सर मुझे नहीं पता है इसके बारे में, सॉरी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ सेल? 2n²। 2n स्क्वायर। अब टू अलग कर दो, क्योंकि एक ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ऑर्बिटल्स अलग कर दीजिए और दो अलग कर दो, बस। तो कितने ऑर्बिटल्स बचे? एन स्क्वायर बचे। जी ठीक है सर। ना? ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। आपका ऑर्गेनिक में स्पेशलाइजेशन है, मैं देख रहा था इधर। यस सर। हाँ, तो बताएं आपकी जो पर्किन रिएक्शन है उसमें क्या फॉर्म होता है उसमें? सर सिनेमिक एसिड बनता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में की जाती है, और जिससे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होता है। उसका फॉर्मूला बताएंगे आप सिनेमिक एसिड का? जी सर। C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH। ठीक है, बहुत अच्छा। अब मुझे बताएं क्लेजन श्मिट रिएक्शन के बारे में बताएं कुछ। सॉरी सर, मुझे नहीं सुनाई आया। क्लेजन श्मिट रिएक्शन। जी सर। सर क्लेजन श्मिट रिएक्शन एक रिडक्शन रिएक्शन है, जिसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंट में रिडक्शन किया जाता है। सॉरी, अमाइड का रिडक्शन किया जाता है, पर जिंक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होता है। कीर्ति जी, आप क्लीमेंशन बताने की कोशिश कर रही हैं। मैं जी सर, मुझे वही सुनाई आया। मैं क्लेजन श्मिट बोल रहा हूँ। सर अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रही सर, सॉरी। बेंजल डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टी ही है, पर्किन के बाद आती है क्लेजन श्मिट। अब शायद याद आ रहा हो। जी। पर्किन में बना सिनेमिक एसिड और क्लेजन श्मिट में हाँ बनता है सिनेमल्डिहाइड। याद आया? हाँ। C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक। जी सर। बस आखिरी जी सर। क्वेश्चन, श्मिट रिएक्शन में आप क्या लेते हैं, किससे रिएक्शन होती है और क्या बनता है? श्मिट, ओनली सर श्मिट। मुझे नहीं ध्यान आ रहा सर अभी मुझे, मैं बिल्कुल इसको चेक कर लूंगी अभी। कोई बात नहीं सर, सर आप पूछिए। कीर्ति जी, जी सर। भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? सर भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकृति और प्रगति का उत्तम संगम है, जो हमें ये बताती है कि हमारे वेद पुराणों में जो वर्णित रसायन है या जो विज्ञान है, वो बहुत उन्नत था। और आज का विज्ञान उस विज्ञान का नवीनतम तरीके से शोध कर रहा है। तो प्राचीन काल में यानी कि जो केमिस्ट्री विषय है वो कहाँ पर दिखाई देता है प्राचीन ग्रंथों में? सर केमिस्ट्री विषय बहुत जगह दिखाई देता है, जैसे धातु कण, और इसके साथ में जो कृषि थी। और अगर जैसे कविता लेखन मेरी रुचि है,
तो मैं इस पूरे प्रक्रम को एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगी, अगर पैनल का परमिशन होता है तो। जी जी बताइए। आज नहीं, आदिकाल से था जम्बूद्वीप को रसायन शास्त्र का ज्ञान। आभूषण इत्र और सौंदर्य बोध थे आर्यव्रत की पहचान। नागार्जुन चरक, कनक और सुश्रुत जैसे हुए यहाँ विद्वान, जिन्होंने कराया भारतीय सभ्यता और रसायन संबंध का विश्व को संज्ञान। रस ज्ञान से ही संभव था धातु कर्म, कृषि और चिकित्सा विज्ञान, और क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत का था वर्षों से हमें अनुमान। अणु संरचना से लेकर वर्णित है वेदों में सारा ब्रह्मांड। पुरातन प्रज्ञा प्रकाश का करे वर्तमान अपार अभिमान। विश्व गुरु कहलाते थे हम, थी स्वर्ण चिड़िया रूपी पहचान। सदा रहा है और रहेगा मेरा भारत वर्ष महान, मेरा भारत वर्ष महान। कीर्ति जी, इस जी बार सर। का नोबेल प्राइज किसको दिया गया था केमिस्ट्री में? सर, इस बार का नोबेल प्राइज 3 लोगों को दिया गया था। द ग्रेट साइंटिस्ट रिचर्ड रॉबसन सर, द साइंटिस्ट सुसुमी कितगवा सर, और थर्ड साइंटिस्ट ओमार यांगी सर थे। किस लिए दिया गया, किस क्षेत्र में? नेक्स्ट। सर, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के क्षेत्र में इनको दिया गया था। महारस, उपरस और सामान्य रस, ये तीनों में क्या डिफरेंस है? सर, महारस वो है जो मरकरी के साथ में यूज होकर उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को बढ़ाते हैं। उपरस वो है जो महारस के मारण और मरकरी के साथ में दवाई के निर्माण के लिए आवश्यक है। और उपरस का इन दोनों रस के कंपैरेटिवली उपयोग कम है, पर आयुर्वेद में कई औषधियों में इनका उपयोग देखा गया है। चलिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लोहा भस्म क्या होता है? जी सर। सर, कैल्सिनेशन ऑफ आयरन, यानी कि लोहे को गर्म, बहुत अधिक तापमान पर गर्म करके जब उसका मारण किया जाता है, यानी कि उसको पानी में डिसॉल्व किया जाता है, तो इस तरीके से लोहे की भस्म की प्राप्ति होती है, जो भी एक रस के अंतर्गत आता है। ओके, थैंक यू। कीर्ति जी, थोड़ा आप फीडबैक बता दें। फीडबैक में आपका जी सर। डिफरेंट पॉइंट्स हैं। बॉडी लैंग्वेज में एक्सेलेंट है, प्रोफेशनल अपीयरेंस एक्सेलेंट है, फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेलेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक है, एक्सेलेंट है, बोर्ड टीचिंग एक्सेलेंट है, और सब्जेक्ट नॉलेज भी एक्सेलेंट है। यू हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, इन डेप्थ क्लैरिटी ऑफ टॉपिक्स, एंड यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग रिकमेंडेड फॉर द सिलेक्शन। और थोड़ा सा और डेप्थ में स्टडी कर लीजिए, जिससे कि हल्का सा और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स में क्लियर हैं। थैंक यू।